नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार तो हो गया, लेकिन अब यहां पर अलग अलग सेक्टर के अंदर किस तरह से काम होगा ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी तरह से है और मरीजों को काफी परेशानियां उसकी वजह से हो रही है, क्योंकि लोग ज्यादा परेशान हैं। अब उसकी परेशानी को किस तरह से यहां पर कम किया जाएगा यह बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि उमर की पहली कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर जोर दिया गया है। अफसरों को निष्पक्ष काम करने के निर्देश दे दिए गए हैं और आपने देखा कि पदभार संभालते ही किस तरह से अब यहां पर रोड मैप तैयार किया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी के साथ साथ यहां पर डॉक्टर्स की शॉर्टेज को लेकर भी बना हुआ था। क्योंकि हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से सरकार की तरफ से दावा पेश किया गया कि काम लगातार चल रहा है, क्योंकि 2 एम्स और उसके साथ साथ यहां पर आपने देखा था कि नर्सिंग सेंटर्स भी किस तरह से बनाए गए, उसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए किस तरह से काम हुआ। लेकिन फिलहाल अब जम्मू कश्मीर के अंदर जब से नई सरकार बनी है, किस तरह का काम आगे होने वाला है, रोड मैप किस तरह से तैयार किया गया है, इस पर हर किसी की अब नजर बनी हुई है। फिलहाल बताते चले कि मिशन इंद्रधनुष का भी असर जम्मू कश्मीर के अंदर देखा गया। जम्मू को एम्स की सौगात दी गई, जिसमें 775 बेड बताए गए थे, लेकिन फिलहाल देखिए 750 बेड की ये क्षमता वाला अस्पताल बनाया गया, जिसमें 45% तक निर्माण कार्य फिलहाल पहले पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद लोगों को ओपीडी की सेवा यहां पर दी गई। उसके साथ साथ लगातार यहां पर एम्स के साथ साथ जिस तरह से स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की बात हुई थी, उस पर भी काम किया गया। पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर किस तरह से अब रोड मैप तैयार होगा और उनके साथ साथ यहां पर जिस तरह से डॉक्टर्स की कमी है, लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा था, क्या वो रुकेगा या नहीं, इसी पर अब चर्चा करेंगे कि आखिर हेल्थ सेक्टर को लेकर अब सरकार के पास क्या कुछ रोड मैप है। इस वक्त हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से डॉक्टर सुखविंदर सिंह है, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। अभिजीत जसरोटिया है हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, आपका भी स्वागत। दिनेश मल्होत्रा जी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। दिनेश जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से एक एक करके अब आप देखिए कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर को देखते हैं, क्या लगता है कि अब आगे आने वाले समय में किस तरह का रोड मैप तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स की शॉर्टेज को लेकर सबसे बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर के अंदर उठता आया है। आशा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को पैनलिस्ट दोनों को गुड इवनिंग। जैसे आपने हेल्थ की बात की, तो हम पहले भी आपके प्रोग्राम में डिस्कस करते रहे सारे लोग कि जम्मू कश्मीर शायद वाहिद ऐसी स्टेट है जहां हेल्थ, एजुकेशन, पावर, पानी, जैसा पीने का साफ पानी, इस पे बात ही नहीं होती है। हर पॉलिटिकल पार्टी इमोशनल इश्यूज पे बात करती है। कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज कहती हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे, जम्मू की पार्टीज कहती हैं कि 370 हम तोड़ देंगे। पिछले 70 सालों से यही चल रहा था। अब मुझे लगता है कि अब नई सरकार बनी है, यूनियन टेरिटरी बनी है, कि यंग चीफ मिनिस्टर बने हैं, पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन अब हम ये आशा करते हैं कि जो बेसिक चीजें हैं, हेल्थ, एजुकेशन, रोड्स और जो बिजली, पानी, ये सारी समस्याएं जो है ना, इन पे फोकस होना चाहिए। अभी पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें क्या हुआ ये ऑफिशियली सामने तो नहीं आया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक स्टेटहुड को लेकर रेजोल्यूशन पास किया है। तो मुझे लगता है कि स्टेटहुड की बात भी ठीक है, लेकिन अगर ये पहली कैबिनेट में जो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जम्मू कश्मीर के अस्पताल, खासतौर के जम्मू प्रोविंस के अस्पताल, जिनको मैं मतलब ब्लंटली कहूँ कि हॉस्पिटल नहीं है, वो एक रेफरेंस सेंटर है, या मतलब टोटली रेफरेंस सेंटर है, वहां सिर्फ रेफर किया जाता है पंजाब के हॉस्पिटल में। मुझे लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट की इन अस्पतालों को इम्प्रूव करने की होनी चाहिए। डॉक्टर्स की, जैसे आपने कहा, शॉर्टेज है, इस शॉर्टेज को कैसे कोप अप किया जाए, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। ठीक है, 2 एम्स और 7 मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर को मिले थे, लेकिन सुखविंदर जी, अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो दावे आप लोगों ने किए थे उस पर काम किस तरह से करना है। जैसे कि दिनेश जी ने भी कहा कि रेफरल सेंटर को आपको अब रेफरल सेंटर नहीं बनाना है, और वहां पर किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए कि रेफरल सेंटर वो ना बने, इस पर फोकस करने की जरूरत है। आपके तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, अभी सरकार बने हुए 3-4 दिन हुए हैं, इसमें नो डाउट के जैसा इन्होंने कहा कि 200 यूनिट और हमारी जो बहुत सारे और मैनिफेस्टो के मुद्दे उठाए, तो ये मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि एक ही बार रगड़ोगे तो सारा काम हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हमारी इस वक्त
जो पॉलिटिकल पार्टीज की जितनी भी हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, इसमें नो डाउट कि हमारा स्टेटहुड के लिए एक रेजोल्यूशन पास भी कर रहे हैं, और बहुत सारे जो हमारे मैनिफेस्टो में मुद्दे हैं, हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए हैं, हम उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नो डाउट आप देखिएगा कि इन 3-4 महीनों में आपको बहुत सारी हमारी स्कीम्स जो जैसे हमारे उस वक्त रहबरे तालीम, रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, रहबरे सेहत, बहुत सारी स्कीम्स थी हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चलाई थी उस वक्त की सरकार ने, तो वो भी आपको देखने में मिलेंगी। और लेकिन आज हम पर्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर को लेकर बात कर रहे हैं सुखविंदर जी। आज अगर हम हेल्थ पर रही तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये सारी स्कीम्स जो हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए थे, उसमें रहबरे सेहत भी था। मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे रूरल हेल्थ मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन था, इससे हमारे जम्मू कश्मीर में रहबरे सेहत भी, उसमें भी डॉक्टर्स भी थे, उनके साथ जितने भी टेक्निकल, जितने भी उनके वर्कर्स होते हैं वो सारे थे उसमें। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी स्कीम जो है पूरे जम्मू कश्मीर की जो दूर दराज के एरिया हैं उनको कनेक्ट करती थी। तो आप देखिएगा धीरे धीरे इसमें ये भी आपको वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे इस पर काम शुरू हो जाएगा। अभी महज कुछ ही दिन हुए हैं सरकार बने हुए। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। और अगर मैं एनसी के प्रवक्ता को बताऊं तो किसी अलादीन के चिराग की ज़रूरत नहीं है, बस एक नेक नियति की ज़रूरत है, और नेक नियत के साथ नेक नीति की भी ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है जितना काम खासकर हेल्थ सेक्टर में किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात करें, नीर बोटाट एक डिस्ट्रिक्ट का अपना मेडिकल कॉलेज है, एम्स जैसा सुविधा नीर बोट ये भी तैयारी के कगार पर ही है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो जो नंबर ऑफ़ मेडिकल सीट्स थी वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, पीजी की सीट्स भी कई गुना ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। हर एक चीज़ के ऊपर काम किया। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसा यूटी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसके अंदर हर एक इंसान की जेब में गोल्डन कार्ड है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ ही किया हुआ है। अब आगे तो आपको चाहिए कि अगर आप दोनों आंखों से बराबर देखेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, किसी अलादीन के पास जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ही काम करेंगे तो अच्छी तरह से आप अपनी लोगों की सेवा। चलिए सुखविंदर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सिर्फ दोनों आंखों से बराबर देखने की जरूरत है, बाकी तो सब काम हुआ पड़ा है, उसे आगे चलाने की जरूरत है। देखिए मेरे अभिजीत भाई डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही। देखिए मैं इस वक्त इनको ये जरूर विनय करूंगा कि आप, सबसे बड़ी बात है, आप ही एक रेजोल्यूशन पास कीजिए। आपके पास भी बहुत सारे अच्छे नंबर हैं, आप कहिए कि हमारे स्टेटहुड अब जल्दी से जल्दी दिया जाए। आप इस वक्त जम्मू कश्मीर को भ्रमित करने की कोशिश, जो सरकार गिराने की दिन ये हमारी न्यूज़ें बहुत सारी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी आप खुले दिल से देखना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए ये कश्मीर से लोग आए हुए हैं या जम्मू से लोग आए हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर की सरकार है, इसने जम्मू कश्मीर को ही साथ लेकर चलना है। तो आपको भी कहीं ना कहीं खुले दिल से आगे आना चाहिए। चलिए अभिजीत जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि खुले दिल से तो आपको भी आगे आना चाहिए, जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। देखिए इस तरह से है कि सबसे पहली बात है कि जहाँ तक राज्य की बात है, मैं कहीं पर भी इसके कोई अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहीं से पता चल जाता है कि हालत क्या है। अगर आज अभी आप खुद बोल रहे हो जुम्मा 2 दिन या 3 दिन हुए हैं आपको सरकार बनाए हुए, आपके यहीं पर ही आपके नेता लोग भारत के नेशनल एंथम के ऊपर उठने तक की जहमत नहीं कर रहे हैं, तो आपके अच्छी तरह से हमें दिख रहे हैं मंसूबे क्या है। एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश में एक एब्रीविएशन, एक कोट बड़ा सही है, बिफोर यू डिजायर यू शुड डिजर्व इट। तो इतनी बात को जरा अपने ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है आपका भी भला होगा, लोगों का भी भला होगा, देश का भी भला होगा। दिनेश जी अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह से 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा इस पर बात की है, लेकिन सबसे पहले जो रेजोल्यूशन लाने की बात हुई वो स्टेटहुड की हुई। क्या लगता है कि सरकार एक स्ट्रैटेजी के तौर पर काम कर रही है कि सबसे पहले स्टेटहुड पर काम किया जाए, उसके बाद फुल फ्लेज जब आपके पास पावर्स आती हैं तो आगे का रोड मैप तैयार करने की कोशिश होगी? क्योंकि कैबिनेट का विस्तार तो हो गया, पोर्टफोलियो आपके पास आ गया, लेकिन अब उस पर काम करना चैलेंजिंग है। इसलिए सबसे पहले यू टर्न तो इसे नहीं कहा जाएगा, राज्य के दर्जे की बहाली की बात कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए आशा जी, जो ये न्यूज़ चल रही है कि रेजोल्यूशन पास हुआ है, ऑफिशियली अभी तक इसमें ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अभी कैबिनेट ने ना सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हमने रेजोल्यूशन पास किया, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रेजोल्यूशन पास हुआ। अब सरकार ने क्या रेजोल्यूशन पास किया, अगर रेजोल्यूशन की कॉपी सामने आएगी तभी इस पर बात होगी, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन कुछ नहीं है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ। क्या सिंपल वो इंट्रोडक्टरी कैबिनेट मीटिंग थी जहाँ जो चीफ सेक्रेटरी बैठे थे उनको इंट्रोड्यूस कराया अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने, जहाँ रेजोल्यूशन पास किया। जब सरकार ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं देती है तब तक हम मुझे लगता है इस पर बहस करने की अभी मतलब वाइज नहीं है कि हम इस पर बहस करें। ये ठीक है कि अगर सरकार को जो पहली कैबिनेट मीटिंग है, अगर सरकार स्टेटहुड का भी रेजोल्यूशन लाती है तो सरकार को अपने कुछ इकोनॉमिक इश्यूज जो वादे किए हैं सरकार ने, खासतौर पे 200 यूनिट बिजली
और जो 12 सिलेंडर का वादा किया है उसको भी साथ साथ लाना चाहिए। ठीक है, ये पॉलिटिकल इश्यूज भी साथ साथ में चलने चाहिए और इकोनॉमिक इशू भी साथ साथ में चलने चाहिए। लेकिन दिनेश जी, अगर 12 सिलेंडर आपको देने हैं तो आपको पेट्रोलियम मिनिस्टर के साथ भी बात करनी है। अगर आपको फ्री बिजली देनी है तो आपको उसके बाद बिजली विभाग के मंत्री से भी बात करनी है। तो कई तरह के सवाल उठते हैं। इसी पर हमारे साथ है सुखविंदर जी। सुखविंदर जी, क्लियर कीजिएगा, रेजोल्यूशन को लेकर जो बात उठ रही है उसकी क्लैरिटी दीजिए। देखिए, इसमें नो डाउट के सेंटर से ही पैकेज हमारा जम्मू कश्मीर के इतने बड़े रिसोर्सेज नहीं है कि जम्मू कश्मीर खुद से इतनी चीज़ें बनाएगा। हमारे पास इतना नहीं है। जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि हमें सेंटर के साथ इसमें नो डाउट के सेंटर के साथ इस वक्त एक बात बीजेपी की सरकार है सेंटर में, वो अलग बात है, मगर इस वक्त भारतवर्ष की जो सरकार है हमने उससे बात करनी है, ना कि बीजेपी की जो इस वक्त पॉलिसीज चल रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। जैसे कि उस वक्त इन्होंने 5 MLAs अपने पहले डिक्लेयर कर दिए थे कि हम भाई 5 नंबर से आगे चलेंगे। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को इनको समझना चाहिए कि इस वक्त मैंडेट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है और बहुत सारे जो हमारे पैकेज थे जो सेंटर से मिलके आते हैं, तो नो डाउट वो उसके ऊपर भी आपको बहुत जल्द एक जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि जो रेजोल्यूशन है वो भी सामने आ जाएगा। अभी देखिए हमारी मीटिंग जो है हमारे लीडर्स कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि कभी भी अगर मैं इतनी बात शायद बता दूं सुखविंदर जी को कि कभी भी केंद्र में जो भी सरकारें रही हैं, मैं ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने खजाने खोल दिए जम्मू कश्मीर के लिए और नया जम्मू कश्मीर बनाकर आपको दिखाया। इससे पहले की भी जो सरकारें रही हैं केंद्र में, भले आपकी इंडिया अलायंस की गठबंधन की सरकार रही है, कमी उन्होंने भी कोई नहीं छोड़ी थी। 70 के दशक में अगर आपको पता हो, 65-70 के बीच में जम्मू कश्मीर के पास इंडस्ट्रीज का सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था। HMT फैक्ट्री, हजारों लोगों को नौकरी मिली थी कश्मीर के अंदर। उसके अलावा विलो फैक्ट्री, सिल्क फैक्ट्री, रोजन एंड टर्पेंटाइन की इतनी सारी फैक्ट्रीज, लेदर की इतनी बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जहाँ पर लगी थी, यहाँ पर बहुत कुछ था। लेकिन वो सबका सब कहाँ गया, कौन कौन से मंत्री और कौन कौन से संतरियों ने अपनी जेबें भरी और क्यों खत्म हो गया, सबके सब ट्रैक रिकॉर्ड आपका जो पीछे का है वो आपको सामने बताएगा कि आपको कमी कभी नहीं थी। हाँ, नीयत में कमी हो सकती है, नीति में कभी कमी नहीं रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो जिस पार्टी ने आज यहाँ पर G20 जैसे इवेंट्स कराए हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी लाए हैं, बम गोली बारूद का खौफ खत्म कर दिया है, 70% से ज्यादा टेररिज्म में रेटिंग इंसिडेंट्स कम हो गए और पत्थर युग खत्म हो गया। वो ये चाहेगी कि यहाँ पर स्टेट जो जम्मू कश्मीर है ये आगे जाए, ना कि पीछे जाए। ठीक है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। दिनेश जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। 2024-25 में जब जम्मू कश्मीर का बजट लाया गया निर्मला सीतारमन की तरफ से, जिसमें 1,18,500 करोड़ रुपए इस पूरे बजट को रखा गया था, लेकिन फिलहाल जिस तरह से 1,18,390 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ, लेकिन ये जिस तरह से कमी देखी गई थी, 110 करोड़ रुपए की कमी भी देखी गई थी पिछले साल के मुकाबले में, क्या लगता है कि इस बार तालमेल सरकार के साथ किस तरह का, केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार का भी होना चाहिए, यूटी सरकार का भी होना चाहिए, कि ज्यादातर लोगों की जो डिमांड्स है उसे पूरा किया जाए? क्योंकि अपग्रेडेशन की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, उसके बाद रिक्रूटमेंट की बात आती है कि अस्पतालों के अंदर जो कमियां हैं उसे किस तरह से पूरा करना है। क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से जिस तरह से पहले भी जो डाटा रखा गया था, जिसमें स्वास्थ्य योजनाएं लाई गई थी, मिशन इंद्रधनुष लाया गया, एम्स की सौगात दे दी गई, कई मेडिकल कॉलेजेस को खोला गया, सीट्स को बढ़ा दिया गया, और इस बीच में लगातार सवाल कई तरह के उठ रहे थे कि डॉक्टर्स की कमी है, रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कई तरह के सवाल थे। क्या लगता है कि इस बार अब सरकार के साथ मिलकर किस तरह का रोड मैप तैयार करने की जरूरत है नई सरकार को? देखिए आशा जी, मैं अभिजीत जी की बात को तो थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। अभिजीत ने ठीक कहा कि नीयत साफ होनी चाहिए। कोई भी सरकार, चाहे जम्मू कश्मीर में जो भी रहती हो, केंद्र ने उसको पूरा समर्थन किया। अब 2002 में देखिए, जब केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री सुषमा स्वराज थे, तो उन्होंने जम्मू में एम्स सैंक्शन किया था। उस समय क्या उस समय की जो जम्मू कश्मीर की सरकार थी उसकी क्या मुश्किलें रही, क्या पॉलिटिकल कंपल्शन थे कि उन्होंने एम्स को जम्मू में उस समय एस्टैब्लिश नहीं किया। बाकी जैसे जो मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाए हैं, सरकार ने बड़े बड़े दावे करती है। जब बीजेपी की सरकार भी ये दावा करती है, कांग्रेस भी ये कहती है कि हमने बनाया। आप हर मेडिकल कॉलेज की हालत देखिए, वहाँ मेडिकल कॉलेज, वहाँ की फंक्शनिंग जो है डिस्पेंसरी से भी बदतर फंक्शनिंग है। रजौरी मेडिकल कॉलेज देखिए, डोडा मेडिकल कॉलेज देखिए, कठुआ मेडिकल कॉलेज देखिए, वहाँ एक्सीडेंट का केस भी आप ट्रीट नहीं कर पाते हो। पूरा बर्डन जो है जम्मू मेडिकल कॉलेज के ऊपर है। तो जैसे आपने कहा कि जब तक
स्टाफ नहीं होगा, मेडिकल स्टाफ नहीं होगा, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा, रिक्रूटमेंट नहीं होगी, तो इन मेडिकल कॉलेज बनाने का सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए अगर आप मेडिकल कॉलेज बनाओगे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, स्टाफ नहीं दोगे, तो कोई फायदा नहीं है। सारा आप मतलब पूंछ के कोने से लेकर देखिए सारे पेशेंट जो है जम्मू मेडिकल कॉलेज में इतना बर्डन है, लेकिन दिनेश जब जी ये इसमें बर्डन कम पीएचसी नहीं होगा, सीएचसीज भी आता है फिर कि ये वहां सिस्टम पर भी चलेगा नहीं। डॉक्टर्स होने चाहिए और छोटा जो इलाज है, छोटी मोटी दवाई जो है वहां पर भी लोगों को मिलनी चाहिए, ताकि ज्यादातर जो रश है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ना हो, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ना हो, कि लोगों को अगर थोड़ी बहुत तकलीफ है तो वो अपने ही इलाके के अंदर सही हो जाए। सुखविंदर जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि आशा जी मैं एक एग्जांपल देता हूं सुखविंदर जी को कि हमें अपने जो पड़ोसी हिमाचल प्रदेश को देखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है जिसने सिर्फ शिमला को डेवलप नहीं किया है, हमने जम्मू कश्मीर में सिर्फ जम्मू और श्रीनगर को डेवलप किया। हिमाचल में मंडी भी उतना पावरफुल है, धर्मशाला भी उतना पावरफुल है, हर जगह, हर रीजन, हर डिस्ट्रिक्ट अपनी जगह पावरफुल है, हर जगह एक हॉस्पिटल और अच्छा हॉस्पिटल है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में सिर्फ जम्मू और श्रीनगर, तो इस चीज को अब दूर करना चाहिए कि जम्मू श्रीनगर के अलावा भी कुछ इलाके हो। सुखविंदर जी वो कह रहे हैं कि रूरल की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, जो गांव देहात का इलाका है वहां पर, और सिटी के अंदर भी जहां पर पीएचसी सीएचसीज बनाई गई हैं वहां पर भी ध्यान देने की जरूरत है, कम्युनिटी सेंटर पर भी ध्यान देने की जरूरत है। महज सिर्फ जम्मू और श्रीनगर के अंदर ध्यान नहीं देना है। देखिए मैडम, मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि हमारी बहुत सारी स्कीम्स थी जो रूरल को लेकर चली थी, जैसे रहबरे तालीम, रहबरे सेहत। ये रहबरे जो सेहत थी ये बेसिकली ये चीज थी कि जो उस वक्त गांव में जो लोग नहीं आ सकते थे सिटी में, उनको फर्स्ट एड वहां मिले, और जो उनकी जो दिन की जो था आना जाना, उसमें बहुत सारा टाइम लगता था सिटी में आने के लिए या जम्मू जाने के लिए, तो छोटी छोटी चीजों को वहाँ ये जो स्कीम्स थी ये ग्राउंड को बेसिकली ग्राउंड में काम करने वाली स्कीम थी। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये जो स्कीम्स थी ये लोगों को वो सुविधाएं देती थी, तो कहीं ना कहीं इन स्कीमों को बंद करके बीजेपी सरकार ने जो किया, तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बड़ा, जैसे इन्होंने कहा कि सारा जो बर्डन आज मेडिकल कॉलेज पे है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं अपने पुंछ की, जैसे मैंने आपको शायद पहले भी डिबेट में कहा कि हमारे 10 साल पहले हमारे एक पुंछ में आई स्पेशलिस्ट जो वो रिटायर्ड हो गए, तो 10 साल में एक हमारे पास बीजेपी ने एक आई स्पेशलिस्ट नहीं भेजा, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं भेजा, यूरोलॉजिस्ट नहीं भेजा। तो ये बहुत बड़ी बात रही, हमारा चैलेंज रहा हमारे लिए। तो कई बार हमारी मशीनरीज जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं उनके पास वो टेक्नीशियन ही नहीं है, टेक्नीशियन तक नहीं भेजे इन्होंने 10 सालों में। मैं आपको पर्सनली खुद बता दूंगा, मैंने तकरीबन कम से 60 से 70 मेमोरेंडम जो इनके प्रतिनिधि आते थे पुंछ में, उनको पर्सनली मिल के देता भाई हमारी ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ये प्रॉब्लम्स है। तो कहीं ना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अगर मेडिकल की बात की जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। देखिए इस तरह से बात आती है कि आप कम से कम इस तरह की जब आप बात करेंगे तो पुंछ का जरा आप हॉस्पिटल देख लीजिए, मुझे लगता है कि जब से बना और अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए सारे का सारा, पहले और ये पिछले 4-5 साल के अंदर ही सब कुछ अब वहाँ पर चेंज हुआ है। इसी तरह से रजौरी के अंदर देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, ये सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके टाइम तो 60-70 साल बना नहीं। अब आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पर एक इंस्टीट्यूट बनाया, सोरा इंस्टीट्यूट, वो भी कहाँ कश्मीर के अंदर, जम्मू वालों को बेचारा अब कहीं जाकर एम्स मिला है। इसी तरह से अगर आप पुंछ की बात करते हैं तो पुंछ का सबसे पहले जम्मू के साथ अगर आप देखें तो यहाँ से वहाँ पहुँचने में ही पूरे का पूरा दिन लगता था। अब जिस हिसाब से टनल्स बनना शुरू हुई हैं, आज तक क्यों नहीं बनी, इसी तरह से डोडा में टनल्स बनना शुरू हुई हैं। जब कनेक्टिविटी प्रॉपर होगी तो हर एक चीज होगी। 5-6 साल में आपने इतना काम कर दिखाया और 50-60 साल में आप अपना रिपोर्ट कार्ड भी तो लोगों को दिखाया ना जी। 3 गुना ज्यादा हम आपको बता रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की सीट्स बढ़ा दी गई, पीजी की सीट्स बढ़ा दी गई, इसी तरह से सब कुछ किया गया। सब कुछ तो भी 5-6 साल में हुआ। आप 50-60 साल क्या किए थे? तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवा कहां लुटा। पुराना हिसाब किताब तो अभी तो 5 लाख रुपए हर इंसान की जेब में, आपकी जेब में भी पड़ा है और आपके पूरे के पूरे फैमिली मेंबर्स की जेब में। भगवान न करे कोई बीमार होगा तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी है ध्यान रखने के लिए, तो क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में अभी भी आपका ध्यान रखा जाएगा? जवाब दीजिए सुखविंदर। अमित जी आप ठीक कह रहे हैं कि आपने अगर 10 सालों में काम किया होता जम्मू कश्मीर में तो आप आज विपक्ष में नहीं बैठते। जहां तक मेडिकल की बात है, आप अपना भी तो बताएं ना, 60 साल में एक आंख से देख के सिर्फ सोरा इंस्टीट्यूट, जम्मू वालों को तो कुछ मिला नहीं बेचारों को, उसका जवाब तो दे दीजिए कम से कम। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये जो अपोलो हॉस्पिटल की आप जम्मू में सोरा इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं, अपोलो कहां भी आया, अपोलो तो आया भी। क्लियर कर दूं, ये घोटाला भी खुलने वाला है, आप वेट कीजिए। कौन सा अपोलो, कौन सा, जितने भी लीडर्स हैं, आप थोड़ा सा अभिजीत जी मैं आपको ये जरूर क्लियर करूंगा इसी टीवी चैनल के ऊपर बैठ के, जो जम्मू में जो घोटाले चल रहे हैं हमारे अंडर कनाल, जो जिस रेट पे आपने वो प्राइवेट हॉस्पिटल को अलॉट किया है, मैं आपको। अरे भाई साहब ना बात करो, मैं पुराने अभी के कच्चे चिट्ठे खोलना शुरू करूंगा ना तो सुबह से शाम हो जाएगी, मत करो ये बातें।
घोटालों की बात करोगे तो मुश्किल हो जानी है आपको जवाब देने। मत मुझे बोलो अभी नई नई सरकार बनी है, सरकार चलाओ, घोटालों की बात मत करो, वरना जब 60 साल का आपको रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा मुश्किल हो जाएगी। दिनेश जी, अगर 10 सालों में अगर 10 साल में अगर आपके पास यूटी थी, आपने एक भी नेता हमारा बता दीजिए जो आप भ्रष्टाचार में आप किया होगा। तो पुराना हिसाब किताब तो देने, अभी तो मौका ही नहीं मिला, पुराना हिसाब किताब दो। अभी जेकेसीए का हिसाब किताब देना पेंडिंग है, भूलिए क्या? दिनेश जी, जिस तरह से एक सेकंड, ठीक है दिनेश जी, जिस तरह से रिक्रूटमेंट को लेकर बात हो रही है, लेकिन सवाल उसके साथ एक और सुखविंदर जी ने रख दिया। वो कह रहे हैं कि मशीनरी तो है लेकिन मशीनरी चलाने वाला कोई नहीं है, तो उसका फायदा लोगों को कैसे मिलेगा जब तक आप रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, जो मशीनरी से रिलेटेड लोग हैं उन्हें भर्ती नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? लाखों की तादाद में लोग एक साल में जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं इलाज के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर पीजीआई ले लीजिए। बात नहीं है ये जैसे सुखविंदर जी कह रहे हैं कि 4-5 साल की बात नहीं, ये पुरानी बात है। जब से जम्मू कश्मीर राज्य में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है, किसी भी सरकार ने हेल्थ सेक्टर को कभी प्रायोरिटी दी नहीं है, ना हेल्थ को प्रायोरिटी दी है, ना एजुकेशन को प्रायोरिटी दी। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर सिर्फ यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड सेक्टर है, लोगों को नौकरी देनी है, सर्विस नहीं देनी है। दोनों सेक्टर में सर्विस देने का कोई मकसद नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि हम स्कीम्स बनाते थे, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती थी, लेकिन डॉक्टर गांव में जाते नहीं थे। सारे इन्फ्लुएंशियल डॉक्टर, सारे ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली मेंबर, सारे पॉलिटिशियन के फैमिली मेंबर, सबकी अटैचमेंट जम्मू शहर में। अभी भी आप देखिए कितनी अटैचमेंट डॉक्टर्स की जम्मू शहर में। सारे जितने हॉस्पिटल जम्मू में वहाँ इन्फ्लुएंशियल डॉक्टर्स लगे हुए हैं। गांव में कोई डॉक्टर जाता नहीं। स्कीम्स बनाने का फायदा नहीं है। जब आपकी नीयत साफ नहीं होगी, जब सरकार का डंडा नहीं होगा, तब तक स्कीमें नहीं बनेगी। आप चाहे आम आदमी सरकार डंडा चलाएगी कैसे? नहीं करो। दिल्ली पावर्स तो सारी एलजी के पास, में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव किया। दिनेश जी आपको भी ये क्लियर है कि इस वक्त जो बीजेपी की नीति चल रही है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं इन लोगों के हाथ बंधे रहें, ये लोग काम ना कर सके। तो अगर ये लोग खुल के काम किए तो इनके भी कहीं ना कहीं वो जो इन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की है जम्मू में या जम्मू कश्मीर को लेकर, ये इनके सामने आ जाएंगे। जैसे आपने कहा कि एजुकेशन को लेकर, दिनेश जी आपको भी याद होगा कि रहबर तालीम जो है वो एजुकेशन के वो लेकर ही बनाई गई थी स्कीम कि गांव के लोगों को कनेक्ट किया जाए, जो राइट टू एजुकेशन, हर किसी को एजुकेशन मिले। तो कहीं ना कहीं छोटी-छोटी स्कीम्स थी जो एजुकेशन की तो हम बाद में बात करेंगे, उसमें भी सरप्लस स्टाफ है, सिटी के अंदर ज्यादा है, गांव के अंदर है ही नहीं। और उसके बाद आज हम हेल्थ सेक्टर को लेकर बात करें। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको मरीजों को जो सुविधाएं देनी है उस पर फोकस करना पड़ेगा। आपको अच्छा अस्पताल बनाकर कुछ नहीं मिलेगा। आपको डॉक्टर्स अगर रख रहे हैं तो वो सिर्फ यहाँ शहरों के अंदर नहीं होने चाहिए, गांव देहात के अंदर भी होने चाहिए। देखिए दिनेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जैसे कोई डॉक्टर अगर गांव में लगता है तो वो मेडिकल कॉलेज में ही अपनी करवा लेता है एडजस्टमेंट। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों से बहुत बड़ा फर्क पड़ा इन 10 सालों में। आपको जैसे मैंने पहले कहा, एक आई स्पेशलिस्ट हमारे पास पुंछ में नहीं आ सका है, एक आई हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट नहीं आ सका। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है बीजेपी को समझनी पड़ेंगी। अरे भाई साहब एक बात बताएं मुझे, आज से 10 साल पहले मुझे एक बात बताओ सुखविंदर जी, आप पुंछ से हो ना, आज से 10 साल पहले क्या कार्डियोलॉजिस्ट पोस्ट भी थी आपके वहां पर? बताओ जरा। ये नया मेडिकल कॉलेज बना है ना तो कार्डियोलॉजिस्ट पोस्ट क्रिएट हुई है। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं जनाब। मुझे ना बताएं, हेल्थ के बारे में मेरा काफी बड़ा एक्सपीरियंस है और जितना हेल्थ के ऊपर काम ये पिछले 5-10 सालों में, 50-60 साल में आपने कुछ भी नहीं किया उसके अंदर। अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा जो तैयार हुआ ये नहीं 5-10 सालों में ही तैयार हुआ है। अभी कार्डियोलॉजिस्ट की पोस्ट वहां पर क्रिएट हुई है। पहले आपके जमाने में तो कार्डियोलॉजिस्ट कभी देखा भी नहीं होगा, वहां पर पोस्ट भी नहीं देखी होगी कभी किसी। जवाब दीजिए। तो जब अगर है तो अब आपकी सरकार है, लगा लीजिए कार्डियोलॉजिस्ट। किसने मना किया आपको? जरूर लगाइए किसी को, अच्छी तरह से लोगों का कीजिए ना काम। अब आपके लिए तो सब कुछ यहाँ पर बना बनाया है, अब आप करना नहीं चाहते, करने से पहले रोना आपने शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है 3 दिन में आप रो रहे हो तो 5 साल लोगों को कितना रुलाओगे? अभी जी आप इंतजार कीजिए, आप रोएंगे। भाई साहब देखा हमने 50-60 साल बहुत रोए हैं हम। ये तो पिछले 5-6 साल हमारे आंसू पहुंचे गए थे। अब लगता है कि वही समय आ गया लोगों का फिर से रोने का। ये आप अपना देखिए इस वक्त। कोई बात नहीं, हमने किया है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने, रिपोर्ट कार्ड देखा है पब्लिक ने। कर दिया अभी जल शक्ति अभियान का जिस दिन हम निकालेंगे। हाँ, ये भी जल शक्ति और आपको बिजली का बताऊं कि अनंतनाग के कितने गांव हैं जिन्होंने पहली बारी थॉमस अल्वा एडिसन का बल्ब देखा है। वैसे रियासी के कितने गांव हैं पहली बारी बल्ब देखा है। भड़काते ये लोग बहुत ज्यादा।
डिबेट हेल्थ पर चल रही है, जा रहे हैं जल शक्ति, जिस दिन जल शक्ति पर होगा उस दिन हेल्थ पर चले जाएंगे। इस तरह से नहीं होना चाहिए दिनेश जी, मुद्दे की बात होनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि अब अगर सरकार, दोनों सरकारें जो हैं, केंद्र में बैठी सरकार और जम्मू कश्मीर की नई सरकार, अगर ये चाहते हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हो तो इनको पुराने मुद्दों को छोड़कर एक नए मुद्दों, एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहिए। अभिजीत जी ने ठीक कहा कि पिछले 5 सालों में बहुत काम हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं, रोड कनेक्टिविटी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, तो सरकार को उसके ऊपर बिल्डअप करना चाहिए। अगर हेल्थ मेडिकल कॉलेज बने हैं, रजौरी में बना है, डोडा में बना है, कठुआ में बना है, इस मेडिकल कॉलेज में मतलब ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, फैसिलिटीज की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अभिजीत जी आपका भी धन्यवाद, सुखविंदर जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल हेल्थ सेक्टर को लेकर बात हो रही थी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से काम करने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए काम करना बहुत जरूरी है। लोगों को, मरीजों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अब उम्मीदें नई सरकार से हैं और जिस तरह से जानकार भी कह रहे हैं कि पिछली सरकार में पिछले 5 से 10 सालों में काम जरूर हुआ है, लेकिन अब लोगों की फैसिलिटीज की तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह की सुविधाएं आम जनता तक पहुंचे ताकि उन्हें परेशानी ना हो। आप देखते रहिएगा।